हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा साइंस सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका लेसन 1 है हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे परिवेश के पदार्थ। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर परिवेश होता क्या है। जैसे हम अभी यहाँ हैं, हमारे निकट क्या सब है? ये मार्कर है, ये बोर्ड है, रूम है, रूम में ढेर सारे सामान है। तो आखिर हम परिवेश कहेंगे किसे? तो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध है वो सभी वस्तुएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी? हमारा परिवेश कहलाएगा। ठीक, अगर इसको हम परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित रूप से परिवेश कहलाती है। यानी कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध है वो सभी वस्तुएं सम्मिलित रूप से एक साथ हमारा क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। अब चलिए, दूसरा चैप्टर का नाम है इसी में कि हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश तो हम लोग समझ लिए कि परिवेश क्या होता है। अब है परिवेश के पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे परिवेश में ढेर सारी वस्तुएं उपलब्ध है। तो उन वस्तुओं में किन वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे और क्यों कहेंगे, आइए देखते हैं। तो पदार्थ का जो डिफिनेशन है वो ये है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। यानी कि ऐसी हमारी परिवेश की कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान ग्रहण करे, जिसमें कुछ आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, पदार्थ के परिभाषा में 2-3 वर्ड जो है नया आया है। जैसे देखिए, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, अवरोध हो गया। आखिर पदार्थ को समझने के लिए हमें पहले इन तीनों शब्दों को समझना ज़रूरी है। तो आइए पहले इन तीनों शब्दों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग पदार्थ को फिर से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले और पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेबल, कुर्सी, किताब, हवा, पानी, दूध। अब बोलेगा हवा कैसे पदार्थ होगा? क्योंकि हवा में भी द्रव्यमान होता है। हवा में भी द्रव्यमान होता है, इसी कारण हवा भी क्या होगा? हमारा पदार्थ होगा। तो देखिए, द्रव्यमान सबसे पहले क्या होता है? किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है उसमें जितना द्रव्य है, द्रव्य वही उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे देखिए, ये मान के चलिए कोई वस्तु है, इसके अंदर ये छोटे छोटे कण हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। ये देखिए, छोटे छोटे कण हैं। ये छोटे छोटे कण ही इसका द्रव्यमान होगा ना, यही हो गया इसका द्रव्य। तो द्रव्यमान को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर उसमें जितना भी द्रव्य है वो सभी द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर द्रव्यमान और भार में अंतर है। भार वो होता है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है, ठीक। और द्रव्यमान होता है उस वस्तु में द्रव्य की मात्रा। भार अलग अलग प्लैनेट पे जाने के बाद चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है तो वो 1 kg हमेशा चाहे उसको हम अपने ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाएं, लेकिन उसका द्रव्यमान 1 kg ही रहेगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम 1 kg की वस्तु को हम अपने ब्रह्मांड के ढेर सारे ग्रहों पर ले जाएं तो उसका भार जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल अलग होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग और ढेर सारे प्लैनेट का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग है। तो आइए देखते हैं। अब द्रव्यमान को हम लोग समझ लिए। अब दूसरा जो शब्द है वो है आयतन और अवरोध क्या होता है। अवरोध क्या होता है, आप लोग इसको नोट कीजिए।
तो उसके बाद मैं बताता हूँ द्रव्यमान और नहीं, आयतन और अवरोध के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आयतन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर है। अभी अगर हम बोलेंगे कि ये जितना स्थान अधिकृत किया हुआ है वही इसका आयतन है, तो आप लोग समझिएगा कि ये तो ब्रह्मांड में ये स्थान कहाँ ग्रहण किया हुआ, लेकिन ये ब्रह्मांड में भी इतना जगह छेका हुआ है, इतना जगह छेका हुआ है। तो इतना जो जगह है जितना ये छेका हुआ है यही इसका आयतन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम किसी गिलास में पूरा लबालब पानी भर देते हैं तो उस गिलास का आयतन क्या होगा। चूँकि हम गिलास में जो पूरा लबालब पानी भरे हैं तो पानी पूरे गिलास के ऊपर वाले स्तर तक है, उस पानी का जितना आयतन होगा वहीं उस गिलास का भी आयतन होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग आयतन का क्या परिभाषा हो सकता है। कोई भी वस्तु त्रिविमीय आकाश में त्रिविमीय आकाश में जितना स्थान अधिकृत करता है वहीं उसका आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है, यानी कि कोई भी वस्तु, त्रिविमीय आकाश कहने का मतलब हुआ इस ब्रह्मांड में। अब जैसे एक बाल्टी को यहाँ लाकर हम खड़ा कर दें तो उस बाल्टी का आयतन क्या हो जाएगा, जितना वो स्थान ग्रहण किया हुआ है। ठीक, तो कोई भी वस्तु त्रिविमीय आकाश कहने का मतलब हुआ इस ब्रह्मांड में जितना स्थान ग्रहण करेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। ठीक, अब अगला जो हमारा शब्द था वो था अवरोध। अवरोध क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब देखिए अवरोध होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये मार्कर अभी हमारा यहाँ है। ठीक, अगर इसको हम घसका कर यहाँ पे ले जाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो ये मार्कर यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो इसको हम घसकाने के लिए क्या कर रहे हैं, बल का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक, और इसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो आइए देखते हैं अवरोध किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उस पर लगने वाले बल का विरोध करना, बल का विरोध करना अवरोध कहलाता है। अवरोध कहलाता है, यानी किसी वस्तु द्वारा, सॉरी यहाँ पे वस्तु छूट गया, किसी वस्तु द्वारा उस पर लगने वाले बल का विरोध करना क्या कहलाता है, अवरोध। अब जो कि ये वस्तु है, इस पर जो हम बल लगा रहे हैं तो ये उधर जाने के लिए इसका विरोध कर रहा है ना,
यही नहीं विरोध कर रहा, क्योंकि अगर ये विरोध नहीं करता तो ये स्वतः वहाँ चले जाता, ठीक। लेकिन ये विरोध कर रहा है, तो इसी कारण इसको क्या कहेंगे हम कि ये आगे जाने के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो अवरोध का परिभाषा आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ के परिभाषा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जिनमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान ग्रहण करे, जिनमें आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ। यानी कि इन चारों गुणों में से या एक गुण या फिर एक से अधिक गुण अगर किसी भी वस्तु में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। भौतिक प्रकृति कहने का मतलब कि पदार्थ की कौन कौन सा ऐसा प्रकृति है जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि पदार्थ का ऐसा कौन कौन सा प्रकृति है, ऐसा कौन कौन सा गुण है जिसको हम देख पाते हैं, वही हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहला जो लिखते हैं, पदार्थ कणों का बना होता है। कणों का बना होता है। पहला क्या है, पदार्थ कणों का बना होता है। अब ये हम लोग कैसे जानेंगे कि पदार्थ कणों का बना होता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा कॉपी का एक पेज है, ठीक। अगर इसको हम फाड़ के अलग कर दिए, ये छोटा टुकड़ा बचा, इसको भी फाड़ के अलग कर दिए, ये छोटा टुकड़ा बचा, इसको भी फाड़ के अलग कर दिए, करते गए करते गए करते गए करते गए, अंतिम में हमको इतना थोड़ा टुकड़ा बचा, इतना। ये छोटा टुकड़ा उसी पदार्थ से हम निकालें, ये छोटा टुकड़ा, और इससे और भी छोटे टुकड़े निकाल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। प्राचीन में जो दार्शनिक थे, प्राचीन काल में, उनका मानना था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने जरूर होते हैं। यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने जरूर होते हैं, लेकिन पदार्थ में छोटे छोटे कण मौजूद नहीं होते हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे छोटे छोटे कण ये सभी मिलकर के एक पदार्थ अगर बना लिए, छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बना लिए, तो इन पदार्थों में छोटे छोटे कण अब मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पदार्थ अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो वो कितना भी कण मिलकर पदार्थ क्यों ना बना ले, उनमें छोटे छोटे कण मौजूद रहेंगे ही, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला नेचर पदार्थ का। दूसरा जो है वो है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी कि पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ तो पहला हो गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा क्या है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते। सूक्ष्म कहने का मतलब उसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप सब लगाना पड़ेगा, ठीक। तो पदार्थ का जो कण होता है वो क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसको आइए हम लोग समझते हैं
जैसे मान के चलिए एक बीकर लिए हम, एक बीकर लिए और इसमें जो हम जल भरे, कितना जल भरे, 100 ml, 100 ml जल भरे और इसमें हम कॉपर सल्फेट डाल दिए। क्या डाले, कॉपर सल्फेट। इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट डाल दिए तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला, नीला हो गया। अब चलिए दूसरा एक विलयन लेते हैं हम, बीकर में पानी लेते हैं, इसमें भी हम 100 ml पानी लिए, 100 ml पानी लिए और इसमें हम लोग क्या किए, CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4। इसमें हम 10 ml क्या डाले, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। फिर भी इसका रंग हम देखते हैं कि नीला हो जाता है। फिर लेते हैं, इसमें भी हम 100 ml जल लेते हैं और इसमें भी CuSO4 का इस बीकर में से इसमें 10 ml डालते हैं। फिर भी देखते इसका रंग नीला हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम पदार्थ की मात्रा कम करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी विलयन का रंग नीला हो रहा है। इन तीनों विलयन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसका रंग जो नीला है वो ज़्यादा गाढ़ा है, इसका उससे कम गाढ़ा है, इसका उससे कम गाढ़ा है। इसी तरह हम 10 बीकर तक करते जाएं तो विलयन का रंग तो नीला होगा लेकिन क्या होगा, उसका गाढ़ापन घटते जाएगा। लेकिन फिर भी विलयन नीला तो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो एक कण है वो ढेर सारे कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर वो ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो सारे विलयन बीकर का रंग, बीकर के पानी का रंग नीला नहीं होता। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं तीसरा गुण इसका क्या है। तीसरा जो इसका गुण है वो है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील होते हैं यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, वो गति करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो मान के चलिए कि एक रूम में मैंने अगरबत्ती ले जाकर रख दिया, अभी उसको जलाए नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे हैं और कुछ दूरी पे चले गए तो अगरबत्ती का सेंट हमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसे माचिस की तिल्ली से जला देते हैं और फिर कुछ दूरी पर भी चले जाते हैं तो हमको क्या होता है, अगरबत्ती का जो सेंट होता है वो बाहर तक भी उसका हम अनुभव कर पाते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ जो है गतिशील है, तभी ना अगरबत्ती का सेंट जो है वो बाहर तक चले गया। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हम देखिए फ्रेंड्स, इससे 2-3 बातें और समझ में आई कि अगरबत्ती को जब हम जलाए तो ही वो बाहर गति करके गया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो क्या होता है, उसका वेग बढ़ जाता है। वेग आप लोग क्लास 9th के फिजिक्स में पढ़ेंगे कि दिशा युक्त चाल को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ को गर्म करने से क्या होता है, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है जिसके कारण उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक, इस स्टार को आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है
जिससे उसका वेग बढ़ जाता है। दूसरा स्तर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हम ताप देंगे तो उसके कण के वेग में क्या होगा? वृद्धि होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, तब मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए, पदार्थ का जो चौथा भौतिक प्रकृति है वो क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जैसे अगर हम अभी इस व्हाइट बोर्ड मार्कर है ये, इसको अगर हम अभी तोड़ना चाहे तो ये टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तब जाके ये टूटेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसके जो कण है वो क्या कर रहा है? एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर जकड़े हुए है, जिसके कारण इसको हम तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक। और अगला पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि पदार्थ के कण जो है ना, उन कणों के बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक बीकर में हम यहाँ तक ये स्तर नोट कर लेंगे, यहाँ तक पानी भरे हैं। एक मान के चलिए बीकर नहीं, गिलास, एक गिलास में हम यहाँ पे स्तर नोट कर लिए हैं, यहाँ तक पानी भरे। और इसमें हम लोग क्या किए? चीनी डाले, थोड़ी मात्रा में चीनी डाले। चीनी जब डाले और उसको जब घुलाए हम, तो घुलाने के बाद जब हम देखें तो गिलास के पानी का स्तर यहीं तक था, इससे ऊपर उठा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जब हम पानी में चीनी डाले तो चीनी गया कहाँ? क्योंकि पानी का स्तर तो ऊपर भी नहीं उठा है, तो चीनी आखिर गया कहाँ? तो आइए समझते हैं कि चीनी आखिर गया कहाँ। ये देखिए, पदार्थ के जो कण यानी कि पानी के जो कण थे उनके बीच में रिक्त स्थान था, ये रिक्त स्थान था। चीनी जब इसमें हम डाले तो इस रिक्त स्थान में क्या हुआ? चीनी अपना जगह बना लिया, इस रिक्त स्थान में चीनी अपना जगह बना लिया, जिसके कारण अब जब ये इस रिक्त स्थान में ही चीनी अपना जगह बना लिया, इसी कारण पानी का स्तर ऊपर नहीं उठा। अगर पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होते तो पानी का स्तर ऊपर उठता। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग 2-3 स्तर पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग पॉइंट लगाइए। देखिए
पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे अंतर अनुक आकर्षण बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग इंटर मोलेक्यूलर फोर्स कहते हैं। हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक प्रकृति में क्या पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जब ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो किस चीज़ के द्वारा आकर्षित करते हैं? तो आकर्षित तो सिर्फ अपने एक बल के द्वारा ही नहीं कर सकता है। अगर जब पदार्थ के कण एक दूसरे को किसी बल के द्वारा आकर्षित करते हैं तो उस बल का नाम क्या है? उस बल का एक विशेष नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर आणुक आकर्षण बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को अंतर आणुक स्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटर मोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को अंतराणुक स्थान इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्योंकि पदार्थ हम लोग क्या पढ़े थे पदार्थ के भौतिक प्रकृति में कि पदार्थ के कणों के बीच जो है कुछ रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराणुक स्थान। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। आप लोग इसको नोट कीजिए तब मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई पदार्थ है, इनमें ढेर सारे कण हैं। मेनली हम दो कण को लेते हैं, ये दो कण समझने के लिए। इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है वो ये है, मान लेते 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर, मान लेते 1 सेंटीमीटर है। यानी कि इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे दो कण है, इन दोनों कणों के बीच की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कणों के बीच की जो दूरी है वो कम है। अब जब कणों के बीच की जो दूरी कम है तो उस पर क्या होगा? बल अधिक लगेगा। क्योंकि पदार्थ के दो कण जितने नज़दीक होंगे उस पर बल उतना अधिक लगेगा, जितने नज़दीक होंगे उस पर उतना बल अधिक लगेगा। और यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है पदार्थ के दो कण, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ की अपेक्षा इन दोनों का जो आकर्षण बल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो यहाँ पे अधिक होगा यहाँ की अपेक्षा। सॉरी यहाँ पे कम होगा यहाँ की अपेक्षा। यानी कि 1 सेंटीमीटर जब पदार्थ के कणों की दूरी है तो यहाँ पे बल अधिक होगा, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच की जो दूरी है वो कम है। और यहाँ पे बल कम होगा क्योंकि पदार्थ के कणों की जो बीच की दूरी है वो अधिक है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणुक बल अधिक है और यहाँ पे क्या है? अंतराणुक बल कम है।
और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो अंतराणुक बल अधिक है तो इन दोनों कणों के बीच की दूरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतराणुक स्थान, वो क्या है, कम है। यहाँ पे इसको लिखते हैं IM, इंटरमोलिकुलर फोर्स, IF। इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अधिक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पे क्या है, कम है। यानी कि इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, कम है इस कण के लिए, इन दोनों कणों के लिए। और इन दोनों कणों के लिए देखिए यहाँ पे IS यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराणुक स्थान क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों की कणों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, बल IF क्या है, बल कम है। तो क्या देख रहे हैं हम कि जब अंतराण्विक बल बढ़ता है तो अंतराण्विक स्थान घटता है, या फिर अंतराण्विक स्थान जब बढ़ता है तो अंतराण्विक बल घटता है। आप लोग 8 में पढ़े होंगे कि जब एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि घटता है तो उसे हम लोग कौन सा संबंध कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। तो एक स्टार में हम लिख सकते हैं कि अंतर आणुक आकर्षण बल तथा अंतर आणुक स्थान के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी कि जब ये बल बढ़ेगा तो ये स्थान घटेगा, और जब ये स्थान बढ़ेगा तो ये बल घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही वही होता है कि एक राशि के घटने से जब दूसरा राशि बढ़ रहा है तो उसे हम लोग कौन सा संबंध कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और एक राशि के बढ़ने से जब दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, या फिर एक राशि के घटने से दूसरा राशि घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती का संबंध। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ का जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम किस पे कर रहे हैं, भौतिक गुण के आधार पर। इसको इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और चूंकि पदार्थ का जो वर्गीकरण कर रहे हैं भौतिक गुण पर के आधार पर, तो क्या लिखेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये हेडिंग है। यानी कि पदार्थ का जो है भौतिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। आइए देखते हैं। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं, 3 अवस्था होते हैं।
इनकी पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्था होते हैं? पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन? पहला होता है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा होता है द्रव अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। और तीसरा जो होता है वो होता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस स्टेट। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। 3 अवस्था होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे परिवेश में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो मुख्यतः 3 ही अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्था हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। जैसे हमारा दांत हो गया, ये ठोस अवस्था में है। हमारे बॉडी में जो है रक्त परिवहित होता है और हमारे बॉडी में जल भी है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था। और जो हम लोग श्वास लेते हैं वो क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था। अब फ्रेंड्स एक और जानकारी जान लीजिए आप लोग कि हमारे बॉडी में जो है हमारे भार के विचार से 70% जल ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग, इन तीनों को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं आखिर सॉलिड स्टेट क्या होता है। अब हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में यानी कि ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। पहला नंबर ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है? तो आइए लिखते हैं। वैसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। यानी कि जिस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन के बारे में इसी क्लास में मैंने बताया है कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। अब देखिए आकार निश्चित होने पर उसका आयतन भी क्यों निश्चित हो जाता है, आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा ठोस पदार्थ है। अब चूंकि ठोस पदार्थ है तो क्या होगा? इनके कणों की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगा? कम होगा। अब जब कणों के बीच की दूरी जब कम है तो इनके कणों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा? अधिक बल लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? एक कण दूसरे कण को मजबूती से जकड़े रहेगा। जैसे देखिए इनके कणों के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगा। बहुत कम जब होगा इनके कणों के बीच की दूरी, तो इनके कणों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा? बल अधिक लगेगा। और जब बल अधिक लग रहा है, इनके कणों के बीच की दूरी भी कम है, तो इनका जो ये आकार है, जैसे इनका ये आकार, इनके कणों के बीच की दूरी भी बहुत कम है क्योंकि दिखाई नहीं दे रही कणों के बीच की दूरी,
और जब कणों के बीच की दूरी कम है तो इनके कणों के बीच जो है बल लग रहा है वो अधिक लग रहा है। तो जब ये दोनों काम हो रहा है तो क्या होगा, पदार्थ का आकार तो ये निश्चित रहेगा। अब जब ये आकार इसका निश्चित है तो ऐसा तो नहीं कि ये अपने आप फैलेगा या सिकुड़ेगा, नहीं ना। अगर जब ये फैलेगा और सिकुड़ेगा नहीं तो इसका आयतन भी तो निश्चित होगा, यानी कि हम इसमें जितना भी पदार्थ डालेंगे वो हमेशा उतना ही रहेगा ना। ये ना ही तो फैलेगा और ना ही सिकुड़ेगा, क्योंकि इनके जो कण है वो क्या है, कम दूरी पर है। और कण के कम दूरी पर होने के कारण इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो अधिक लग रहा है, जिसके कारण इसका आकार निश्चित हो गया है। और आकार निश्चित होने के कारण इसका आयतन भी निश्चित हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे थे उनका अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपने चैनल पे डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।